नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके सबसे बड़े करीबी से जुड़ा हुआ ये मसला है सचिन बिश्नोई। जी हां, सचिन बिश्नोई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि वो एक फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा है। जी हां, फर्जी पासपोर्ट के जरिए अभी भी कहा जा रहा है कि दुबई में छिपा हुआ है सचिन बिश्नोई। इस तरह का दावा पेश किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि किस तरीके से ये फर्जी पासपोर्ट बना है और फर्जी पासपोर्ट के जरिए कैसे वो देश की सीमा को लांघ सकता है। कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं, कई तरह के प्रश्न उठ खड़े हुए हैं कि ये पासपोर्ट बना कैसे और इस पासपोर्ट पे सचिन बिश्नोई देश छोड़कर भाग कैसे निकला। सुरक्षा के मद्देनजर आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी की बात है और यहाँ पर किसी इलाके का नाम दे दिया जाता है और वहाँ पे कैसे जो जगह जहाँ पे पासपोर्ट बनता भी नहीं है वहाँ पर पासपोर्ट बन गया, फर्जी पासपोर्ट बन गया और फर्जी पासपोर्ट के जरिए कोई विदेश भाग कैसे सकता है। अपने आप में ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी जो न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। और बड़ी बात हम आपको ये भी बता दें, ये फर्जी पासपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको आपके सामने रखेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे इसी पासपोर्ट के जरिए सचिन बिश्नोई दुबई भागा है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया पर ही सचिन बिश्नोई ने अपनी बात कबूली है कि इस हत्याकांड में उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से वो भी शामिल है। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा गैंगस्टर सचिन। गैंगस्टर सचिन के अभी दुबई में छुपे होने का शक। हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सचिन थापन बोल रहा हूँ जी। सचिन बिश्नोई? हाँ जी। आपके लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, वो मेरे मामा हैं। आप भी फजिल्का के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप भी फजिल्का के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम एक ही गांव के हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। मूसेवाला के मर्डर के बाद न्यूज़ 18 से बात करके हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर सचिन बिश्नोई पर अब नया पर्दाफाश हुआ है। जानकारी मिली है कि गैंगस्टर सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के साथ विदेश भाग चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि उसने ही हत्याकांड का पूरा खाका तैयार किया था। फिलहाल गैंगस्टर सचिन बिश्नोई के दुबई में छिपे होने का शक है, जिसकी तलाश में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। गैंगस्टर सचिन का फर्जी पासपोर्ट में सचिन का नाम तिलक राज। न्यूज़ 18 के पास फर्जी पासपोर्ट की कॉपी। गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी सचिन बिश्नोई जिस फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा है, उसकी एक कॉपी न्यूज़ 18 के पास मौजूद है। इस फर्जी पासपोर्ट में आप देख सकते हैं कि सचिन बिश्नोई का नाम तिलक राज टुटेजा लिखा हुआ है। फर्जी पासपोर्ट में उसका पता दिल्ली के संगम विहार इलाके का है, जबकि असल में वो पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। सचिन बिश्नोई के पिता का भी फर्जी नाम पासपोर्ट में लिखा हुआ है। माना जा रहा है कि सचिन बिश्नोई 21 अप्रैल तक भारत में था और उसने ही अपने गुर्गों के साथ मिलकर मूसेवाला हत्याकांड का पूरा खाका तैयार किया था। बताया जा रहा है कि सचिन बिश्नोई ने हत्याकांड में शामिल शूटरों के रहने के लिए जगह और खाने पीने का इंतजाम तो किया ही, साथ ही शूटरों को पैसे और हत्याकांड में शामिल गाड़ियां भी मुहैया करवाई। सचिन बिश्नोई ने न्यूज़ 18 को बताया था कि उसने विक्की मिधुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए ही मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया था। सचिन बिश्नोई पर मूसेवाला हत्याकांड के लिए रेकी करने का भी आरोप है। हालांकि अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर 21 अप्रैल तक ही सचिन बिश्नोई भारत में था तो वो 29 मई को मूसेवाला की हत्या को कैसे अंजाम दे सकता है।
फिलहाल जांच एजेंसियां मूसेवाला हत्याकांड के उलझे राज में ही सुलझाने में जुटी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिसिटी पाने के लिए सचिन बिश्नोई ने नेशनल टीवी पर खुद फोन कर मूसेवाला की हत्या का जिम्मा लिया और दावा किया कि उसने ही मूसेवाला को गोली मारी है। तो फर्जी नाम, फर्जी पता, फर्जी पासपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की। तो इस हत्या में, इस मर्डर में किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत कुछ अभी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। घटना के 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास सुराग नहीं है। पुलिस के सामने ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, हथियारों की बरामदगी भी नहीं हो पाई है। इसकी वजह यह है कि हत्या से जुड़े हुए कई किरदार अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जो पुलिस के लिए एक मुसीबत की सबब है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहां है मूसेवाला की मौत वाला हथियार? किस हथियार से गई मूसेवाला की जान? कहां छिपाया गया है वारदात वाला वेपन? ये महज सवाल नहीं है, बल्कि वो पहेली है जिसे सुलझाते सुलझाते खाकी वर्दी पसीना पसीना हो चुकी है। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर वो हथियार कहां छिपा है जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। सोचिए, ये पता लगाया जा चुका है कि शार्प शूटरों ने AK-47 कहां से खरीदी। आरोपी शूटर प्रियव्रत फौजी, कुलदीप उर्फ कशिश और केशव पकड़े भी जा चुके हैं। तीनों 13 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार अब तक पंजाब पुलिस रिकवर नहीं कर पाई है। पहले मानसा में हथियार दबाकर रखने का पता चला था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इस बारे में पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी हथियारों का अब तक कोई अता पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ बेहद अहम नाम पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जानकारी के मुताबिक मनु खुसा और जगरूप रूपा जैसे आरोपी अभी तक पंजाब पुलिस के शिकंजे में नहीं आए। पुलिस से पूछताछ में प्रियव्रत फौजी ने भी माना कि गोल्डी बराड़ ने सबसे पहले सिद्धू पर गोली चलाने की जिम्मेदारी मनु खुसा को ही दी थी, जो कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का बहुत वफादार और खास गुर्गा माना जाता है। प्रियव्रत फौजी से AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर के अलावा कई हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी भी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मनु खोसा और जगरूप रूपा के पास मौजूद है, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पुलिस छापेमारी कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस अब अंकित नाम के आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर भी लेने की तैयारी में है, क्योंकि अंकित ने ही पूछताछ में माना था कि उसने सिद्धू मूसेवाला पर दोनों हाथों से गोलियां चलाई थी। उधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भिवानी के दीपक उर्फ टीनू की भूमिका भी सवालों में है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में दीपक की भूमिका की जांच हो रही है। यही वजह है कि न्यूज़ 18 की टीम भी भिवानी के तेलीवाड़ा इलाके में पहुंच गई, जहां का दीपक रहने वाला है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या फिर पंजाब पुलिस की अलग अलग टीमें। लेकिन सिद्धू मूसेवाला में रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। एक नया किरदार दीपक उर्फ टीनू का आया है, जिसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ करी और उसके बाद प्रियव्रत फौजी, कशिश और केशव के साथ उसे पंजाब पुलिस लेकर चली गई है। इस वक्त हमारे साथ भिवानी के रहने वाले दीपक उर्फ टीनू के माँ बाप हैं। उनसे पूछते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो इस दलदल में गया और क्यों, क्या उनको जानकारी है। एक बार वो कहीं राजस्थान के अंदर गए थे घूमने के लिए, वहाँ पर झगड़ा वगैरह हो गया था, कोलायत वगैरह, और वहाँ बीकानेर जेल के अंदर 10 दिन रहे थे। शायद दोस्ती वहाँ पर हुई उनकी, वहाँ पर झगड़ा हो गया था कहीं कॉलेज के आगे किसी लड़कों के साथ। तब वो 10 दिन के लिए जेल के अंदर गया था बीकानेर 10 दिन गया। तब वो शायद उनके साथ तब उनका मुलाकात हुई होगी। दीपक उर्फ टीनू पहली बार लॉरेंस बिश्नोई से राजस्थान के बीकानेर जेल के अंदर मिला था, जहां दीपक लॉरेंस बिश्नोई से इतना प्रभावित हुआ कि लॉरेंस गैंग के साथ काम करने लगा। ये माना जा रहा है कि दीपक उर्फ टीनू का इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में कहीं ना कहीं रोल है।
क्योंकि शूटरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। दावा है कि पंजाब की जेल के अंदर रहकर उसने इस मामले में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए पहले दिल्ली पुलिस और अब पंजाब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात में शामिल एक एक शख्स और छिपाए गए असलहों तक पहुंचा जा सके। तो सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कई किरदार अब तक सामने आ गए हैं। ऐसे ही किरदारों में से एक नाम सामने आया संदीप कालो का। दावा पेश किया जा रहा है कि संदीप कालो ने ही शूटर्स को आर्म्स सप्लाई किए थे, हथियार सप्लाई किए थे। तो इसी दरमियान न्यूज़ 18 संवाददाता अमित पांडे ने उसी रूट को डिकोड करने की कोशिश की है जिसके तार सीधे सीधे पंजाब के गुरदासपुर जिले के संदीप कालो से जुड़े हुए हैं। देखिए हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले हथियार कहां से आए थे? किसने हथियारों की सप्लाई का नक्शा तैयार किया? मूसेवाला की हत्या का गुरदासपुर कनेक्शन। मूसेवाला की हत्या अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ गई है। ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। दिल्ली से 463 किलोमीटर दूर पंजाब के गुरदासपुर। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए किसने हथियारों की सप्लाई की, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 के अमित पांडे गुरदासपुर के दादू जोत गांव पहुंच गए। गुरदासपुर का दादू जोत गांव पाकिस्तान के बॉर्डर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये उसी संदीप कालो का गांव है जिस पर आरोप है कि उसी ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शूटरों को हथियारों की सप्लाई की। बताया जाता है कि संदीप कालो एक राजनीतिक रसूख वाला शख्स है जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से फरार बताया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का केस है, अब उसमें राजनीतिक नामों की भी एंट्री हो रही है और इस वक्त हम संदीप कालो के घर में मौजूद हैं। ये संदीप कालो का घर है और संदीप कालो एक राजनीतिक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल इस वक्त हम उनके घर में यहाँ पर आए हैं और अभी उनके घर में कोई भी हम उनके घर से प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। अब पंजाब पुलिस के मुताबिक क्या है संदीप कालो का पूरा रोल? उनके मुताबिक पंजाब पुलिस के मुताबिक संदीप कालो ने ही हथियार जो है वो सोर्स करवाए थे, हथियार इकट्ठा करवाए थे और उसके बाद उन हथियारों को जो शूटर हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, उन शूटर को सप्लाई की गई थी बलदेव के जरिए। संदीप कालो अभी तक कहां है नहीं पता। जांच एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान से हथियारों को इस सीमावर्ती गांव में सप्लाई किया गया, जिसके बाद संदीप ने यह हथियार मनदीप, मनी रैया और एक अनजान शख्स तक पहुंचाए। पंजाब पुलिस के मुताबिक संदीप ने सतवीर नाम के एक शख्स को एक गाड़ी से 3 शूटरों को बठिंडा छोड़ने को कहा था। शूटरों को छोड़ते वक्त खुद सतवीर ही उस गाड़ी को चला रहा था। इस दौरान संदीप कालो ने सतवीर को 315 बोर की रिवॉल्वर भी दी थी। यही नहीं, संदीप कालो को जब पता चला कि उस पर और सतवीर पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है तो उसने सबूत मिटाने के लिए सतवीर का मोबाइल और सिम तोड़ दिया। 29 जून यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1 महीने बाद जब सतवीर पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने मूसेवाला हत्याकांड में संदीप कालो की भूमिका का पर्दाफाश किया। वो 19 तारीख को लुधियाना से चलता है, वहां से वो गोल्डी बराड़ के कहने पे वेपन कलेक्ट करके कंसाइनमेंट लेता है और बठिंडा पहुंचता है। मनी रैया, मनदीप तूफान और एक अभी अननोन है, वो वहां पहुंचते हैं। बलदेव चौधरी उनको जाके पेट्रोल पंप पे वो वेपन उनको हैंड ओवर कर देता है। जो वेपन ले रहा होता था, जो रिसीवर था, उसको ये नहीं पता कि उसको कौन सप्लाई कर रहा है
और जो सप्लाई कर रहा है उसको ये नहीं पता कि वो वेपन किसको दे रहा है। हालांकि संदीप कालो के गांव वाले ये हरगिज मानने को तैयार नहीं हैं कि मूसेवाला हत्याकांड में संदीप कालो की कोई भूमिका हो सकती है। इल्जाम साबित तो नहीं ना हुआ, अभी साबित तो नहीं ना हुआ, कहने को तो कुछ भी हो सकता। इतने बंदे पकड़े जा रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी का नाम ले जा रहा है आगे साहब, ठीक है ना। कड़ी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, उधर पंजाब से इधर पंजाब तक पहुँच गई, ठीक है जी। वो बंदा इतना अच्छा है ना, आज तक कभी भी किसी का उसने माड़ा नहीं किया। बंदा ये कोई पक्का नहीं, श्योरिटी थोड़ी है। कुछ चित्रों के डर से किसी का भी नाम ले ले, उसको पुलिस पकड़ाएगी, क्या फायदा है। अच्छा है बंदा, कोई ऐसा नहीं है, बहुत वधिया बड़ा है बंदा, अच्छा है। झूठा है, उसको निजाम लग रहा है उसके साथ। दावा किया जा रहा है कि 42 साल के संदीप कालो को हथियारों की अच्छी जानकारी है। उसे पता है कि किस हथियार का इस्तेमाल कौन सा शूटर सबसे अच्छी तरीके से कर पाएगा। संदीप की यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक वेपन शूटर को सप्लाई किए जाएं। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि संदीप कालो के संपर्क पाकिस्तान और अमेरिका में बड़े हथियार सप्लायरों के साथ हैं। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि किन किन गैंग को किस वारदात के लिए कौन से हथियार सप्लाई किए गए। यही वजह है कि अब संदीप कालो भी मूसेवाला हत्याकांड में एक बेहद अहम कड़ी हो गया है। तो दिल्ली पुलिस का दावा है कि मूसेवाला मर्डर का प्लान जेल में रहते हुए बिश्नोई गैंग ने किया है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस तरह का भी दावा है, पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस प्लानिंग के दरमियान लॉरेंस बिश्नोई गैंग में फूट भी पड़ गई थी। और सूत्रों की माने तो जेल में रहते रहते लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, इस हत्याकांड की प्लानिंग को अंजाम दिया है जेल में रहते हुए गोल्डी बरार के साथ मिलकर। क्या लॉरेंस गैंग में फूट पड़ने वाली थी? क्या लॉरेंस गैंग में छिड़ी थी वर्चस्व की जंग? क्या मूसेवाला के हत्यारों में होड़ मची थी? मूसेवाला की मौत की सनसनीखेज थ्योरी। मूसेवाला की हत्या से जुड़ी अब तक कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। इस हत्याकांड की हर एक कहानी अपने में कई रहस्यों को समेटे हुए है और शायद यही वजह है कि पुलिस हर रहस्य से पर्दा हटाना चाहती है। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये बताती है कि इस हत्याकांड की प्लानिंग के दौरान लॉरेंस गैंग में फूट पड़ने वाली थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस की पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। स्पेशल सेल की कस्टडी में मौजूद शूटर्स ने खुलासा किया है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गिरफ्तार शूटर्स और उनके सहयोगियों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई थी। स्पेशल सेल की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर सचिन बिश्नोई और गोल्डी बरार में से मूसेवाला को मरवाने की किसकी भूमिका सबसे अहम रही, इस बात को लेकर शूटर्स और शूटर्स की मदद करने वाले आरोपियों में फूट पड़ गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रियव्रत फौजी का कहना था कि गोल्डी बरार की बदौलत मिशन कामयाब हुआ, जबकि सचिन भिवानी का कहना था कि सचिन बिश्नोई की बदौलत यह मिशन अंजाम तक पहुंच सका। सचिन बिश्नोई वही आरोपी है जिसने मूसेवाला की रेकी से लेकर आरोपियों को मूसेवाला की हत्या से जुड़ा हर सामान मंगाया था। सचिन बिश्नोई वही आरोपी है जिसने 2 जून को न्यूज 18 को फोन करके मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। उसी सचिन बिश्नोई के बारे में दावा किया जा रहा है कि वारदात से पहले 22 अप्रैल तक सचिन बिश्नोई पंजाब और हरियाणा में भी रह रहा था। यहां रहकर सचिन बिश्नोई लॉरेंस के इशारे पर हत्याकांड की साजिश और किरदारों को तैयार कर रहा था। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक सचिन बिश्नोई का काम शूटर्स को ठहराने और उनको भागने में मदद करना भी था, लेकिन प्लानिंग को बनाने के बाद ही सचिन बिश्नोई विदेश भाग गया। ऑपरेशन मूसेवाला को अंजाम तक पहुंचाने के बाद शूटर्स की गोल्डी बरार और सचिन बिश्नोई से बातचीत एक वक्त के बाद बंद हो गई थी।
ये वो वक्त था जब शूटर डर के मारे छिपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे और इसी वक्त उनकी मदद की सचिन बिश्नोई के गुर्गे कपिल पंडित ने। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए शूटर अप्रैल के बीच में ही पंजाब पहुंच गए थे। 20 तारीख के आसपास गोल्डी बरार के कहने पर जग्गू भगवानपुरिया के 3-4 गुर्गे प्रियव्रत और बाकी शूटर से मिले थे। जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के भी गुर्गे मूसेवाला की हत्या में शामिल होने थे। इसको लेकर प्लान भी तैयार था। इस दौरान वारदात को अंजाम देने के बाद छोटी कार से भागने का प्लान था, लेकिन इसके लिए जग्गू भगवानपुरिया गैंग के शूटर्स तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि वारदात को अंजाम देने के बाद भागते वक्त बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के कुछ दिन बाद जैसे ही गोल्डी बरार के ठिकाने और उसके नंबर के बारे में जानकारियां बाहर आने लगी, वैसे ही गोल्डी बरार ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया और यही वजह थी कि शूटरों की बात गोल्डी बरार से फिर बंद हो गई। यानी सचिन बिश्नोई और गोल्डी बरार दोनों ही विदेश में बैठकर साजिश का ट्रिगर दबा रहे थे, जबकि वारदात को अंजाम तक पहुंचाने वाले शूटर मिशन की कामयाबी का श्रेय अपने अपने आकाओं को देना चाहते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक ऐसी वारदात बन चुकी है जिसके कई तार अभी भी अनसुलझे हैं। इसमें दो टीमों की इन्वॉल्वमेंट है, टीम ए, टीम बी। यानी कि साफ जाहिर है टीम ए किसी भी तरह अगर इस वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहती है तो जिम्मा होगा टीम बी का। जी हाँ, टीम बी इस वारदात को अंजाम देगा, मुकाम तक पहुंचाएगा। तो टीम ए के बारे में बहुत बात हो चुकी है, अब हम आपको दिखाते हैं टीम बी की इनसाइड स्टोरी। बताते हैं आपको क्या है टीम बी का रहस्य। न्यूज़ 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। बैच मूसेवाला हत्याकांड में अब एक नई कहानी इस चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि 21 जून को जयपुर से गिरफ्तार दानाराम के बारे में अब बेहद चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। पहले दावे के मुताबिक दानाराम मूसेवाला हत्याकांड के शूटरों की बी टीम में था, जबकि दूसरे दावे के मुताबिक जिस शूटर दीपक मुंडी की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई थी, असल में वही दानाराम सियाग है। और आइए अब आपको सबसे पहले दावे की कहानी समझाते हैं। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला अगर बच जाते तो उनकी हत्या के बैकअप के लिए बाकायदा एक बी टीम बनाई गई थी। इसी बी टीम का हिस्सा था बदमाश दानाराम। यानी अगर ए टीम का हमला नाकाम रहता तो बी टीम वारदात को अंजाम देती। दानाराम का काम था कि ए टीम के शूटर जब मूसेवाला की हत्या करें तो उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया जाए और उनके हथियार लेकर बी टीम को सौंप दिए जाए। मूसेवाला हत्याकांड की इसी बी टीम का अहम किरदार दानाराम सियाग भी है। दानाराम को 21 जून को गिरफ्तार किया था। रोहित गोदारा गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले दानाराम सियाग कम उम्र का बेहद तेज तर्रार बदमाश है। यही वजह रही कि मूसेवाला हत्याकांड के वक्त बी टीम में दानाराम को अहम जिम्मेदारी दी गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस जिस दीपक मुंडी की तलाश कर रही थी वह दानाराम सियाग निकला है। दरअसल जब दानाराम सियाग को 2 साथियों और हथियारों के साथ जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब उसने पूछताछ में कबूल किया था कि वो रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा है। इस दौरान जयपुर और बीकानेर पुलिस ने पूछताछ के बाद दानाराम को जेल भेज दिया। इसी बीच पुलिस ने प्रियव्रत फौजी और अंकित सेरसा को मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार किया, जिसमें प्रियव्रत फौजी के पास से एक वीडियो बरामद हुआ था। इस वीडियो में कार में फौजी और दीपक सेरसा के साथ एक और शख्स था, जिसका नाम उन्होंने दीपक मुंडी बताया था। तभी से पंजाब और दिल्ली पुलिस दीपक मुंडी की तलाश कर रही थी। तभी जयपुर पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी। वीडियो में एक शख्स ने वही टी शर्ट पहन रखी थी। वही शर्ट दानाराम ने उस वक्त पहन रखी थी जब उसे गिरफ्तार किया गया था, जिससे जयपुर पुलिस को शक हुआ कि कहीं पंजाब और दिल्ली पुलिस जिसे तलाश रही है वो दानाराम तो नहीं। दिल्ली और पंजाब पुलिस को सूचना देने के बाद ही ये बात सामने आई कि दानाराम ही दीपक मुंडी है, जिसके बाद ही इस बात का पता चला है कि दानाराम उस बी टीम का हिस्सा था जिसे मूसेवाला हत्याकांड के लिए तैयार किया गया था।
तमाम हिस्सों में अब कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन गई है। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भोगाट गांव को जाती है सड़क अब तालाब में तब्दील हो गई है। ये सिर्फ भोगाट की तस्वीर नहीं, ऐसे कई गांव हैं जहां पर जाने का रास्ता जो है अब पानी में तब्दील, आपको बता दें तालाब में तब्दील हो गया है। आप देखिए कि किस तरीके से गांव वाले भी पानी के बीचों बीच जो है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गांव से बाहर निकलने के लिए दो चार उन्हें पानी के साथ होना पड़ रहा है, क्योंकि यही तस्वीर जो है बारिश और बाढ़ की आफत जो है अब जनजीवन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हम भी गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि किस तरीके से देश और दुनिया में, आपको बता दें पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में लगातार जो है बारिश का पानी या बाढ़ का पानी अब आफत बनकर बरप रहा है। मॉनसून का इंतजार था लोगों को, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से बारिश का पानी अब लोगों के लिए उनके जीवन पर असर डाल रहा है। चार तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बारिश का पानी लगातार लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा रहा है। आपातकाल जैसे हालात जो है अब देश के कई राज्यों में, कई हिस्सों में नजर आ रहे हैं। जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब नजर आएगा। पानी की लहरें जो है अब लोगों की जिंदगी में शिकन बनकर आ रही है, क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जल प्रहार कहें या जल संकट कहें, आसमानी आफत कहें, जनजीवन पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। गुजरात के कई हिस्से हम बताएं, उत्तराखंड के कई हिस्से हम बताएं, राजस्थान के कई हिस्से बताएं, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार जो है बारिश का पानी अब आफत बनकर बरप रहा है। गुजरात में भी आपको बता दें रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिनों का ये भारी अलर्ट है। गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी से भारी बारिश हो रही है और रेड और ऑरेंज अलर्ट के बाद वहां पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ गलियां, सड़कें, नदी नाले उफान पर हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गलियां जो है वो टूट रही है और हादसे कहीं ना कहीं हो रहे हैं। लोगों के घर जो है वो पानी में डूब रहे हैं और यही वजह है कि अब जल संकट जो है गुजरात के कई इलाकों में लोगों को परेशान कर रहा है। गुजरात की तमाम तस्वीरें हमने भी अपने कैमरे के जरिए लोगों को दिखाने की कोशिश की है। मेरे सामने भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फसलें जो हैं अब पानी में लबालब भर गई है। लोगों का कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि किसी के आशियाने टूट गए हैं, कई लोगों के खेतों में पानी भर गया है और यही वजह है कि लोगों के जनजीवन पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के द्वारिका के भोगाट गांव की है। इससे पहले हमने भाटिया गांव की तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर दुकानों में पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, गांव को जोड़ती जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं और कहीं ना कहीं ये जल प्रलय, जल प्रहार जो है लोगों की जिंदगी पर सीधा असर करता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। पहला ऐसा चैनल है जो इन गांव तक पहुंचा है, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पानी के बीचों बीच हम भी बड़ी मशक्कत से इस गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा रास्ता आप देख पा रहे हैं, जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे रास्ते में पानी भर गया है। मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, रोजमर्रा की जिंदगी किस तरीके से लोग चलाएंगे, क्योंकि अब जो है लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि बाढ़ और बारिश की आफत जो है लोगों को परेशान कर रही है। और ये तस्वीर सिर्फ गुजरात की नहीं है, देश के कई हिस्सों से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कैसे जल सैलाब जो है या बारिश का जो पानी है वो लोगों की जिंदगी में आफत बनकर बरप रहा है। गुजरात में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, कई हिस्सों में हमने भी खुद दौरा किया है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। काले बादल ऊपर है, नीचे पानी का संकट जो है लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। लगातार जो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हैं कि किस तरीके से गुजरात में जो अलर्ट जारी किया गया था 4 दिनों का, उसके बाद ये सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से जल सैलाब, जल संकट जो है अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों की बात करें तो वहां पर लगातार
लगातार पहाड़ियां दरक रही है। मैदानी इलाकों में या गुजरात के निचले इलाकों की मैं बात करूं तो गिर सोमनाथ से लेकर पोरबंदर से लेकर द्वारिका, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है। सड़कें जो है वो जलमग्न हो चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी चला गया है, दुकानों में पानी चला गया है। यही वजह है कि जल संकट के साथ साथ जनजीवन का संकट भी अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हम लगातार जो है गांव की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इसी पानी में चलकर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, क्योंकि कभी पानी के लिए, साफ पानी पीने के लिए या यूं कहें दूध पहुंचाने के लिए भी इन्हीं गलियों से गुजरकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप देखिए परेशानी कितनी ज्यादा है, क्योंकि जल संकट जो है या यूं कहें आसमानी आफत जो है लगातार लोगों को परेशान कर रही है। तो आपको बता दें कि मॉनसून देश में लगातार मुसीबत बनकर बरस रहा है। देखिए, मॉनसून का इंतजार लगातार लोगों को होता है, लेकिन आप देखिए ये मॉनसून की जो बरसात है वो लोगों की जिंदगी पर किस तरीके से भारी पड़ रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार ग्राउंड जीरो से हम खुद आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये मौसम जो है, आसमानी आफत जो है, अब लोगों के लिए आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के माथों में शिकन आ गई है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अगर इसी पानी से गुजरना पड़ेगा तो वो कैसे जाएंगे। लोगों के घर जो है वो डूब रहे हैं, लोगों के आशियाने टूट रहे हैं। इसके अलावा दुकानों में जो है वो पानी भर गया है। मेडिकल फैसिलिटीज किस तरीके से गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। भाटिया गांव का खुद हमने दौरा किया, वहां पर जिस तरीके से गांव की गलियों में लगातार पानी भर गया है, गलियां जो है लबालब पानी से भरी हुई है। स्कूल बंद हो चुके हैं, कई बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि आखिर पानी के बीचों बीच वो किस तरीके से स्कूल जाएंगे। तो ये तस्वीरें जो है वो गुजरात के द्वारिका के भाटिया और फोगाट गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग जो हैं अब उनका जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लगातार जल संकट लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों को पानी के बीचों बीच चलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि